स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में एलजी बनाम सीएम का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के जरिए पिछले 4 दिन में किए गए सभी अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है और उनकी सरकार के खिलाफ काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरी जंग में आखिर कौन सही है कौन गलत है ये कहना मुश्किल लगता है। क्या कहते हैं नियम, क्या कहता है संविधान? सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा मैंडेट लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों की उम्मीदें पूरी करना भी ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है जहां अफसर काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में क्या वाकई वो काम होंगे या हो पाएंगे जिनकी आस जनता लगाए बैठी है? वो दिल्ली में बदलाव जिसके लिए वोट किया गया, क्या वो मुमकिन है? ये सब कुछ हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद कुमार शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के। ओम थानवी हैं, एडिटर हैं जनसत्ता अखबार के। KTS तुलसी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। और साथ ही सुभाष कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले KTS तुलसी जी, अगर आपके साथ शुरुआत की जाए तो जिस तरह की खतों किताबत हो रही है, जो पत्र आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन सब में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, अभी मैं सुन रही थी, जो देख रही थी राजनिवास से जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो शायद उसूल को और नियम कायदे को नहीं जानते और इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। आपकी नज़र में, पहली नज़र में कैसा लगता है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राज्यपाल, उपराज्यपाल मेरे हिसाब से बिल्कुल संविधान के उलट चल रहे हैं। संविधान की जो धारा 239 है, उसमें क्लॉज 4 बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस इन रिलेशन टू मैटर्स with respect to which legislative assembly has power to make laws. Now, legislative assembly को क्या क्या अधिकार हैं? सिर्फ 3 अधिकार संविधान में legislative assembly से ले लिए गए। जो बाकी स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, उनके पास, उनकी विधानसभा के पास हैं, वो 3 हैं: पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। ये कहाँ से अधिकार मिल गया? अब उपराज्यपाल कहते हैं कि उनको अधिकार मिल गया, कोई नोटिफिकेशन है। किसी नोटिफिकेशन से संविधान तो बदला नहीं जा सकता। और फिर लिखा है कि एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर द लॉ रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। कौन सा कानून है? जो सेक्शन 41 है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 41 कहता है कि उपराज्यपाल का डिस्क्रिशन उन मामलों में है जिनके ऊपर विधानसभा कानून नहीं बना सकती। तो वो तो 3 मामले ही हैं। ये कहना कि मुख्यमंत्री सिर्फ मेयर के तरफ बराबर है और उसके कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि जानबूझ के केंद्र सरकार इनके काम करने में रुकावट डाल रही है, क्योंकि जो इलेक्शन हार गए हैं वो इनके गले से नहीं उतर रही बात कि इतनी बुरी तरह से इलेक्शन हार गए, तो वो चाहते हैं किसी तरह से ये सरकार काम ना कर सके जी। और मैं इस बात से भी ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने अपनी एक अधिकारी के खिलाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको क्रिटिसाइज किया, ये अनुचित है और गैर कानूनी है जी। ना तो उसको नोटिस दिया गया, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी की गई जी, ना उसको सस्पेंड किया गया। जो कानूनी व्यवस्था है, जो अधिकार हैं इनके पास करने के लिए, वो तो कुछ किया नहीं जी। मगर आप पॉलिटिकल बैटल अपना केंद्र से लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए अधिकारियों को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है जी। हाँ। तो दोनों ही खुले तौर पर कहीं ना कहीं जनता में भी मुख्यमंत्री एक तरह की नर्वसनेस पैदा हो रही है। मैं वापस लौटती हूँ तुलसी जी आपकी तरफ। विनोद शर्मा, ये बताइए कि आप जिस तरह से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार खबर तो ये होनी चाहिए थी कि अब कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं दिल्ली सरकार शुरू कर रही है, किस तरह से दिल्ली की तस्वीर बदल रही है, किस तरह से मुख्यमंत्री जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय की कप में तूफान। ये सारा मसला जुड़ा हुआ एक इंटरिम चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट से। और माजी में, इन द पास्ट, ऐसी अपॉइंटमेंट्स जो चीफ सेक्रेटरी जो रेगुलर है, जो छुट्टी पे जा रहा होता है, वही नियुक्ति करके चला जाता है।
अब इस पूरे मामले में किस तरह से मुख्यमंत्री सक्रिय हो गए, किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्रिय हो गए, और जो मुख्यमंत्री की चॉइस है वो उसको क्यों प्रिवेल करने नहीं दी गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। क्या ये आरोप कि वो किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ जुड़ी हुई हैं या उनके टुवर्ड सॉफ्ट है, क्या ये आरोप लगाना सही था? और अगर ये जो आरोप लगा क्या वो आरोप सही है? और उसके चलते जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है? ये मैं समझता हूँ अनर्गल बातें हैं। मेरी बिल्कुल सीधी सीधी इसमें पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि ये सवाल है प्रॉपराइटी का। देखिए ये जो इशू उठा है ये एक व्यापक बहस के बीच उठा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं। अब एक तरफ तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और दूसरी तरफ एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके पीछे एक भारी बहुमत है इस शहर का, वो अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकता। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ आरफा। देखिए, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी वो शैलजा चंद्रा को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त जो विजय कपूर साहब थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने उस पर आपत्ति की या उन्होंने दूसरा नाम दिया। उस वक्त तत्कालीन होम मिनिस्टर माननीय लाल कृष्ण आडवाणी थे और उन्होंने इस डिस्प्यूट में इंटरवीन कर ये कहा कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की चॉइस का लगेगा और शैलजा चंद्रा चीफ सेक्रेटरी हुई। यानी आप यही दानिशमंदी आज के दिन कस्टम्स की बात कर रहे हैं आपकी, कहीं मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रही हूँ कि और कस्टम्स की भी कि रूल बुक एक बात कहती है लेकिन जो परंपरा रही है वो क्या रही है। देखिए, कहावत है आरफा, रीजन इज द लाइफ ऑफ लॉ, और यहाँ पर रीजन इज ऑन द साइड ऑफ अरविंद केजरीवाल कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अपना चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं रख सकता? उसको रखना चाहिए और उसी तंत्र के जरिए तो सरकार चलाएगा। और अगर चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री एलजी नियुक्त कर रहे हैं या होम मिनिस्ट्री उनके जरिए नियुक्त कर रही है तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई जगहसाई तो हो नहीं सकती लोकतंत्र में। बिल्कुल। ओम थानवी जी, ये बताइए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें इस चुनाव को लड़ने से पहले शायद ये खामख्याली थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद सब कुछ बदल देंगे, रातों रात तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि वो खुद एक अफसर रह चुके हैं, उन्हें पूरी तरीके से इल्म होगा अधिकारों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कितने कम अधिकार हैं कि उसका सिर्फ एक ग्लोरीफाइड मेयर उसको कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो एपिसोड है उनके लिए एक रियलिटी चेक भी है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति अलग किस्म से है? हम लोग भी अभ्यस्त नहीं हैं उस तरह की चीज़ें देखने के। हमने कई दफ़ा उनकी आलोचना भी यहाँ पे की है। इस प्रसंग में मैं सोचता हूँ कि सहानुभूति उनके साथ में है, क्योंकि जैसा विनोद जी ने कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं था और उपराज्यपाल उसके एक गरिमा, एक संविधान की बातों करते हैं तो संविधान उनको गरिमा देता है, वो राजनेता की तरह पेश नहीं आ सकते हैं। अभी दूसरी बात है कि उनका जो अतीत है उसमें वो मुकेश अंबानी की कंपनी में डायरेक्टर रहे, ये तथ्य है, इसमें कोई इसको झुठला नहीं सकता है। इस तरह की चीज़ें एक तरीके से एक राज्यपाल को विवादास्पद बना देती हैं, लेकिन फिर ये चीज़ें ढकी रहती। इस सारे विवाद में मैं मानता हूँ कि एक तो उन्होंने अपनी साख जो है उस पर थोड़ा सा उस पर आँच आई है। दूसरा ये ठीक है, केजरीवाल को अधिकारियों के बारे में लांछन भी अगर हैं या उनके संदेह हैं उसकी बात सार्वजनिक तौर पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हैं और राज्यपाल के ध्यान में लाए जाते हैं तो उन चीज़ों की जांच हो न हो, लेकिन कम से कम उनको आप सत्ता न सौंपे, चाहे 10 दिन की बात हो। 10 दिन में भी सत्ता देखिए, रिलायंस के साथ में जिस किस्म का झगड़ा दिल्ली सरकार का है उसमें आप ऐसे अधिकारी को जिसका विश्वास ही अगर यहाँ से डिग जाता हो उसको आप 2 घंटे के लिए भी उस सत्ता सौंप नहीं सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर संविधान की बात बार बार उपराज्यपाल करते हैं तो ये बताइए कि जब मदन लाल खुराना की सरकार थी, साहिब सिंह वर्मा की सरकार थी, दिल्ली में जब भाजपा सरकार थी, कितनी बार उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने अपनी पसंद के अधिकारी नियुक्त किए? संविधान तो वही है। ये क्या कोई नया संविधान जंग साहब के लिए बना है कि वो अपनी जंग छेड़ें? असल में इनकी जंग आप देखिए तभी शुरू हो गई थी जब केजरीवाल कहते थे कि आप दोबारा चुनाव करवाइए। इन्होंने कितने महीने इस बात में खिंचवा दिए है ना, तब इन पे तब ही ये लांछन लगना शुरू हुआ था कि केंद्र के एजेंट का काम करते हैं। अब आप देखिए कि राजनाथ सिंह तो नहीं बोले, लेकिन गृह राज्य मंत्री
कहते हैं, उन्होंने आलोचना की है और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि वो चूंकि महिला अधिकारी नॉर्थ ईस्ट की हैं, इस किस्म का रंग देना ये तो बहुत ही अपने आप में अजीब है। केंद्र किसी न किसी रूप में उपराज्यपाल को शह दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, वरना ये बात बहुत यहाँ तक नहीं फैलती। क्या लगता है आपको विनोद शर्मा जी कि जिस तरह से कह रहे हैं KTS तुलसी, बहुत साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इसमें जो है पॉलिटिकल मोटिव है, राजनीतिक उद्देश्य नजर आते हैं, किस तरह से अब इस बात को आगे लाया जाए? एक सीनियर वकील जो हैं जिनको इतना तजुर्बा है, अगर वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो राजनीतिक इशारों पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कहाँ जाएँ अब? अरे बड़ा आसान है, थोड़ी सी केंद्र को दरियादिली दिखानी है। प्रधानमंत्री विदेश से वापस लौट आए हैं, उनके साथ चर्चा करके माननीय गृह मंत्री उपराज्यपाल को बुलाएं और कहें कि आप मुख्यमंत्री से बात करके आपस में ये फैसला कर लीजिए। और वैसे भी ये मसला कितना बड़ा है, 10 दिन में सुलझ जाना है आरफा। जो रेगुलर चीफ सेक्रेटरी है वो वापस आ जाएंगे, तो इसका तो सेल्फ रेजोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया हुई है, जो घटना हुई है, इसको मैं दुर्घटना मानता हूँ। इससे जो नतीजा निकलेगा उससे एक पॉलिटिकल प्रेसिडेंट कायम हो सकता है, और 2 तरह के प्रेसिडेंट कायम हो सकते हैं कि ये फेस ऑफ बना रहे, या फिर दोनों मिल बैठ के कर लें, या फिर केंद्र से उनको निर्देश मिले कि हमारी नजर में ये उचित नहीं होगा कि मुख्यमंत्री की चॉइस के खिलाफ वाला व्यक्ति जो है वो चीफ सेक्रेटरी हो। देखो मैं आप जो कह रहे हैं काफी आदर्श के नजदीक, मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं इस बात को। KTS तुलसी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र ही इसमें इन्वॉल्व है, अगर उनकी बात मानी जाए, देखिए मैं KTS फिर आप दरियादिली की उम्मीद कैसे करेंगे? मैं जब तक केंद्र की पोजीशन क्लियर नहीं होती इस इशू पे। अरुण जेटली का बयान देखिए, अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखा है। अरुण जेटली गृह मंत्री नहीं है। अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बात करके कोई फैसला निकाल लेते हैं, देखिए मैं इसको कोई राजनीतिक रंग देना नहीं चाहता हूं, मैं इसको बाहैसियत दिल्ली का एक नागरिक देख रहा हूं। और मैं समझता हूं कि जो सरकार दिल्ली के नागरिकों ने इलेक्ट की है उसको काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री को अच्छा हो या बुरा हो वो उसको अपनी टीम बनाने का हक है, और जनता उसका बाद में फैसला जैसे कि प्रधानमंत्री को अपनी टीम बनाने का हक है। देखिए केंद्र एक ऑर्डिनेंस लाया प्रधानमंत्री की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए, मैं उस पर आपत्ति नहीं जताता हूं। अगर प्रधानमंत्री को एक कोई व्यक्ति विशेष चाहिए जिसके जरिए वो काम ज्यादा सुचारू रूप से कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं उनको अधिकार है कि उसकी नियुक्ति करें। उसी तरह से किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी प्रदेश में ये अधिकार होना चाहिए। और ये त्रिशंकु स्थिति हमें दिल्ली में जो बनी हुई है वो हमको गवारा नहीं गुजर रही है, इसको जल्दी से सुलझा दें, वरना 10 दिन में तो अपने आप सुलझ जाएगा। ये सुभाष कश्यप जी, आपको आवाज आ रही है? जी सुभाष कश्यप जी बताइए, अगर आप आवाज आ रही है? जी हाँ, अगर आप KTS तुलसी जी को सुन पाए हैं तो उनका ये कहना था कि अपने जो जुरिस्डिक्शन है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उससे बाहर जाकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव इसमें शामिल है, केंद्र के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। आप कितना सहमत और असहमत हैं? देखिए, मैं तुलसी जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी जो समाचार माध्यमों में आया है कि मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति जी को, इनको प्रधानमंत्री जी को, जिसमें उन्होंने 2 बात कही। एक तो ये कि ऐसा लगता है उनको कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली पर शासन कर रही है। मैं नितांत सहमत हूं उनकी इस बात से, लेकिन दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश संविधान यही कहता है। आर्टिकल 239 देखिए, वो कहता है एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये तो संवैधानिक स्थिति है, ये यूनियन टेरिटरी है। अभी मैं सुन रहा था प्रदेश की बात हो रही थी, ये प्रदेश है ही नहीं, ये स्टेट नहीं है, अर्ध स्टेट भी नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी बाय डेफिनेशन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, और थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेटर जो उपराज्यपाल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटर को एड एंड एडवाइस करने के लिए जो 239 ए क्लॉज 4 में है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है विथ सम लिमिटेड पावर्स एंड इन लिमिटेड एरियाज। ये स्थिति है, और ये कहीं नहीं है
कि एड एंड एडवाइस लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बाइंडिंग होगी। ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। नॉर्मली जो परंपरा है, जो मर्यादाएं हैं, उनके हिसाब से जहां मंत्री परिषद हैं तो मंत्री परिषद की राय से इन कंसल्टेशन काम होना चाहिए और वो परंपराओं का आदर होना चाहिए। लेकिन अगर सवाल इसका आ जाता है कि शक्ति संघर्ष की बात आ जाती है तो संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है कि उपराज्यपाल प्रशासन करता है, यानी उनकी बात मानी जाएगी। अगर दोनों के बीच विवाद होता है तो किसकी बात मानी जाएगी? एक बात मैं और कह दूं। दूसरी बात जो चीफ मिनिस्टर ने कही वो थी कि हमें इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। अब जो संविधान की मर्यादाएं हैं उनके अंतर्गत रहकर ही काम करना होता है। संविधान हमारी सबकी शक्तियों को, अधिकार क्षेत्रों को सीमित परिभाषित करता है, तो इंडिपेंडेंटली काम करने देने का तो किसी को अधिकार नहीं है, ना कोई करना दे सकता है, ना कोई कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंस की मांग ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है जी। और अगर संघर्ष होता है तो जैसा मैंने कहा तो जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो प्रिवेल करेंगे। जी ठीक है। मैं कश्यप जी वापस लौटती हूँ आपकी तरफ। विनोद शर्मा जी मैं आपकी तरफ आती हूँ और तुलसी जी फिर आपसे जवाब चाहूंगी। दोनों के पास संविधान की कॉपियां हैं, दोनों संविधान में से पढ़कर बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंटरप्रिटेशन हो रहा है शायद उसमें फर्क है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? लॉ का क्वेश्चन जो है वो डिबेटेबल है और उसको एडजुडिकेट होना पड़ेगा, क्योंकि गोपाल सुब्रमण्यम आज के अखबारों में कोट हुए हैं और उन्होंने कहा है जैसा कि थोड़ा बहुत उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है तुलसी साहब से मिलता है। कश्यप साहब जहाँ बैठे हैं, कश्यप साहब 3 मामलों में केंद्र को भरपूर अधिकार हैं। लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, इन 3 एरियाज में केंद्र को समस्त अधिकार हैं। और जो बाकी के एरियाज हैं उसमें जो हमारी जो दिल्ली की असेंबली है, मैं आपकी बात से मुतमईन नहीं हूं कि यूनियन टेरिटरी है। ये यूनियन टेरिटरी और फुल स्टेटहुड के बीच का कोई त्रिशंकु है और इस त्रिशंकु को हम ज्यादा देर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर रखेंगे तो लोगों के मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं। और दिल्ली नेशनल सीट और जैसा कि कश्यप साहब, जब शीला दीक्षित क्या सरकार थी, शैलजा चंद्रा को नियुक्त करना चाहती थी शीला दीक्षित, और विजय कपूर को उस पर एग्रीमेंट में नहीं थे, और उस वक्त एल.के. आडवाणी ने इंटरवीन करके ही अलाउड द व्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू प्रिवेल। और इस केस में अगर जब तक ये लॉ का इश्यू डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होता, केंद्र को इसमें इंटरवीन करके मुख्यमंत्री को अपना मुख्य सचिव बनाने की आजादी देनी चाहिए, क्योंकि अगर मुख्य सचिव नहीं बना सकते वो अपना, मैं पुलिस कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वाइस चेयरमैन डीडीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। अगर वो नहीं बना सकते वो, तो फिर उनके रहने का मतलब क्या है? थानवी जी अपनी आप बात करिए, फिर उसके बाद मैं सुभाष कश्यप जी के पास जाऊंगा। मैं यही बात कह रहा था कि देखिए, संविधान की व्याख्या अपने अपने ढंग से लोग, विद्वान लोग कर सकते हैं जो उनके जानकार हैं, पर यूनियन टेरिटरी के मामले में जब कश्यप जी बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी और दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में फर्क है। दिल्ली में असेंबली है, लोग चुन के आते हैं, वो जनता की चुनी हुई सरकार है। यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ की है वो केंद्र सरकार की सरकार है, उस पर पूरा का पूरा केंद्र सरकार का राज होता है। यहाँ पे जनता का राज है, जनता का राज है, और चीफ मिनिस्टर अधिकारी नहीं नियुक्त कर सकता और वो उपराज्यपाल करेगा और फिर हम उसकी संविधान की दुहाई देंगे। इस तरीके से तो मेरा मानना है कि संविधान का इस्तेमाल करके आप वही काम कर रहे हैं जिसका आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पे क्योंकि एक दलील ये भी दी जा रही है बराबर लगातार कि जो दिल्ली है वो दरअसल नेशनल गवर्नमेंट की भी सीट है और यहाँ सिक्योरिटी के जिस तरह के इश्यूज हैं, जो केजरीवाल जिस तरह की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के बाइफर्केशन की मांग कर रहे हैं कि जो वीआईपी इलाके हैं, जो नेशनल गवर्नमेंट के सीधे अंतर्गत आते हैं, वो इलाके जो है नेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, और बाकी एनसीआर तक का इलाका जो कहीं ना कहीं केजरीवाल अपने हक में मांग रहे हैं। क्या आप इस तरह की मांग नजर आ रही है आपको? देखिए, कुछ महकमे ऐसे हैं वो तो पहले से ही केंद्र सरकार के पास है, इनके पास है ही नहीं, जिसको लेकर वो पहले से लड़ रहे हैं, बल्कि धरना भी दे चुके हैं, जैसे पुलिस है या डीडीए है। लेकिन उनकी अपनी सरकार, उनका सबसे बड़ा
अधिकारी मुख्य सचिव, उसकी नियुक्ति अगर उपराज्यपाल कहें कि ये भी मेरे हाथ में है, और आज जिस तरीके से उन्होंने तमाम जितने तबादले इन्होंने किए थे या जो आदेश थे उनको रद्द कर दिया, तो मेरे ख्याल में उपराज्यपाल जो है वो ही सोचते हैं, क्योंकि मीडिया और कई इदारे ऐसे हैं जो केजरीवाल के खिलाफ हैं, और कुछ केजरीवाल के अपने भी इसमें दोष होंगे, तो उसका लाभ उठाते हुए कि वो बदनाम हो कि देखिए इस तरीके से वो लांछित कर रहे हैं अधिकारियों को वगैरह। मेरा मानना है कि इस मामले में केजरीवाल जो है वो उनकी बात नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर उनको काम नहीं करने दिया जाता है कम से कम इतना भी, तो वो उनकी अवज्ञा नहीं है, वो जनता की अवज्ञा। सुभाष कश्यप जी, जवाब दीजिए इन बातों का। जी देखिए, हर किसी को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। विनोद शर्मा जी ने कहा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसको तो न वो बदल सकते हैं न बदल सकता हूँ। आर्टिकल 239 AA देखिए, साफ साफ कहता है द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली shall be called the national capital territory of Delhi. So union territory Kashyap साहब, we are the union of India. कोई दो राय नहीं हो सकती। India is a union of states or a federation. Kindly explain that to me. India is a union of states in the constitution, but we are following a federal structure. India is a union of states. Yes. And union territories come under the union. They are not states. He's not getting ये टेलीविजन बहस पे नहीं हो सकता। अगर मेरे साथ शर्मा जी बैठे हैं, तुलसी जी बैठे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान के आधार पर मैं समझा दूंगा कि संविधान में क्या है। अलग अलग विचार, उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में बहस नहीं हो सकती कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है या नहीं है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासन के प्रावधान हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, एनसीटी एक्ट में दिए हुए हैं। अपनी सीमाएं हैं, मेरा भी समय समाप्त हो रहा है बिल्कुल। केटीएस तुलसी जी, आखिरी बात आप कहिए, आप जवाब दीजिए, फिर मैं कार्यक्रम समाप्त करूंगी। मैं ये समझता हूं कि जो 25 साल की प्रतिक्रिया 1991 में ये कानून बनाया गया, संविधान में तब्दीली हुई, उस सारी तब्दीली को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है, और ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस पर्पस के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट बना और 25 साल बहुत सुचारू रूप से चला, आज सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो इतनी बुरी तरह से इलेक्शन हार गई। मैं बहुत दुख भरी बात है कि डेमोक्रेसी जो कि मूल है हमारा संविधान का, उसी को चलने नहीं दिया जा रहा। जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं उनको बिल्कुल एक चपरासी को अपॉइंट करने का अधिकार कहते हैं कि नहीं है, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। सारे उनके ऑर्डर्स रद्द किए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई ना तो मर्यादा है ना संविधान है, संविधान की ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी। और ये उस समय हो रहा है आरफा, एक छोटी सी बात, ये उस समय हो रहा है जब ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस के आड़े आ रहा है। तो अगर डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस के आड़े राज्यसभा आ रहा है तो क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आज के दिन डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट के आड़े नहीं आ रहा है? जटिलता से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं राजनीति से पार जाकर भी पूरे तरीके से एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो नियम कायदे भी बने हुए हैं, हालांकि नियम कायदों को भी अपनी निगाह से पढ़ने कैसे पढ़ा जा सकता है, दो विशेषज्ञ हैं, इनकी बातों से आपको अंदाजा हो सकता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ, नियम कायदों को बदलाव की तरफ इशारा जरूर ये पूरी जटिलता है वो कर रही है। अभी के लिए इतना ही, मुझे समाप्त करना होगा कार्यक्रम। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।